ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2022 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पिछला वर्ष बहुत खराब गया था लगभग सभी के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। लगभग हर कोई स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहा था, कार्य व्यापार को लेकर के जूझ रहा था। भगवान शिव कृपा करें और 2022 अच्छा गुजरे, बेहतर गुजरे और आप सभी जो है खूब उन्नति करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल यह है, इसको आप लग्न राशि के आधार पर देखें। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। अर्थात जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय जो आपकी लग्न हो, उसी राशि को आधार मान करके आप इस राशिफल को जानें और समझें। दूसरा सामान्य आधार पर ही है। राशिफल वैसे भी सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल प्रारंभ करूं सभी राशियों के लिए, उससे पहले कुछ वर्ष में क्या क्या प्रमुख बातें हैं उनको, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि हर वर्ष में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई रहेगी। चाहे कोई भी वर्ष हो, किसी न किसी क्षेत्र, कोई न कोई जीवन का क्षेत्र जो है वो चुनौतीपूर्ण रहता है। हमें करना क्या है कि जो अच्छाई है उसको राशिफल से हमें कुछ संकेत मिल जाएंगे, उन चीज़ों को बढ़ाना है। कहीं कुछ बुराई, कहीं कुछ खराब संकेत मिल रहा हो तो उसको लेकर के हमें सावधानी रखनी है। जहाँ उपचार करने की आवश्यकता हो वहाँ उपचार करना है, और जहाँ हम पहले से तैयारी कर सकते हो उसको लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहेंगी आपके साथ। अब इस वर्ष की अगर मुख्य बातों को मैं देखूं तो सबसे पहले शनि की स्थिति को देखा जाए। शनि देव जो है वो वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर इसी वर्ष में पुनः मकर में आएंगे, फिर कुंभ में जाएंगे। तो शनि के आगे पीछे होने के कारण जो 7.5 का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से मीन वालों को प्रारंभ होगी, लेकिन पूरी रूप से नहीं होगी। फिर कुंभ में आए, जब मकर में आएंगे तो मीन वालों पे नहीं रहेगी। तो 7.5 जो है वो थोड़ा सा मीन और कुंभ वालों का मध्य प्रभावित करती रहेगी। दूसरी बात, धनु से पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मकर में जब रहेंगे तो धनु पे बनी रहेगी। तो धनु और मीन वालों के लिए 7.5 का प्रभाव कम बेसी इस वर्ष में होता रहेगा। उसी प्रकार ढैया की स्थिति को देखा जाए तो ढैया जो है वो मिथुन और तुला को भी प्रभावित करेगी और कर्क और वृश्चिक को भी प्रभावित करती रहेगी शनि के गोचर के कारण। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो राशिफल मैं बताता हूँ वो जरूर गोचर के आधार पर बताता हूँ सारा, लेकिन जो 7.5 और ढैया का जो गणना करने का जो नियम है वो चंद्र राशि से है। तो चंद्र, आपकी जो चंद्रमा आपके जन्म के समय जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से शनि को देखा जाता है। तो अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, या चंद्र राशि कर्क है, या चंद्र राशि तुला है, या चंद्र राशि मिथुन है, तो ढैया का प्रभाव वर्ष में आता जाता रहेगा। वो जब हम लोग मंथली, मासिक राशिफल देते हैं या साप्ताहिक देते हैं, उसके दौरान उन चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी समय समय पर। लेकिन वर्ष में मैं बता दूं कि ये मिथुन, तुला, वृश्चिक और कर्क को प्रभावित करती रहेगी। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वर्ष के प्रारंभ में कुंभ में और उसके बाद मीन में भ्रमण करेंगे। तो कुंभ और मीन को प्रभावित करेंगे। चूँकि इनकी दृष्टि भी 3 होती है, पंचम भाव को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव को देखते हैं। तो उसी के अनुसार जो है वो भावगत भी प्रभाव 3 उधर और 3 जब इस राशि में रहेंगे तो 6 उधर और 2 राशियों पे इधर, तो 8 राशियों को कहीं न कहीं बृहस्पति जो है वो प्रभावित इस वर्ष में करेंगे, वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के प्रारंभ के बाद। राहु केतु का जो गोचर इस वर्ष होने वाला है वो वृषभ और मेष और वृश्चिक और तुला में रहेगा। वर्ष में अप्रैल तक जो है वो रहेंगे वृषभ और वृश्चिक में, और उसके बाद ज़्यादातर जो समय इनका प्रभाव रहेगा वो रहेगा मेष और तुला वालों के ऊपर। इस वर्ष के प्रारंभ से ही कालसर्प योग बन रहा है सभी राशियों के लिए, और यह लगभग अप्रैल तक प्रभावित रहेगा, बहुत अधिक प्रभावित रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कालसर्प योग का प्रभाव कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझना है।
2022 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, जिसमें से सूर्य ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण लगेगा और सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर में ग्रहण लगेंगे। सूर्य ग्रहण आंशिक जरूर लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली होगा, विशेषकर जो अप्रैल 2022 का लगने वाला है। और ये भी ध्यान रखें कि अप्रैल में गोचर भी है राहु केतु का। अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वर्ष में। हालांकि जब हम मासिक की चर्चा करेंगे, साप्ताहिक की चर्चा करेंगे तो इन विषयों पर बात करेंगे, लेकिन जो लोग मासिक या वो ना देख पाएँ क्योंकि इसमें वर्ष का एक लब्बो-लुआब होता है, तो ध्यान रखें कि अप्रैल का महीना बहुत विशेष हो सकता है उतार चढ़ाव के लिए। सफलताएं भी और असफलताएं भी बहुत तेज़ी से मिल सकती हैं, क्योंकि वो महीना थोड़ा सा जो है वो उद्विग्न रहेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष में रहने वाली है। एक चीज़ और एक आवश्यक रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि नया वर्ष इस ग्रह से प्रभावित हो रहा है तो पूरा साल ऐसा जाएगा, ये मिथ है, ये सत्य नहीं है कि कोई ग्रह कोई आज शुक्रवार से चल रहा है तो पूरे वर्ष ऐसा होगा वैसा होगा। ये बिल्कुल इसको आप मिथ माने, इसको केवल एक भ्रम माने, क्योंकि ग्रहों की स्थिति गोचर में लगातार बदलती रहती है। वर्ष का कॉन्सेप्ट जैसा चीज़ कोई ज्योतिष में है नहीं। हम लोगों के सनातन धर्म में कोई और वर्ष है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय से उनका नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये चूँकि हम लोग एक पूरे साल की बात करते हैं, उत्साह से मनाते हैं, तो एक लमसम देखते हैं कि इस दौरान ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं और किन चीज़ों की अधिकता रहेगी, किस चीज़ की कमी संभावित है, किस प्रकार का उत्थान पतन शुभ अशुभ प्रभाव एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहने वाला है। लेकिन कोई ये दिन, जैसे मान लीजिए शुक्र वक्री रहेंगे 1 तारीख को, तो अब ये कहना है कि शुक्र वक्री रहेंगे इसलिए पूरा साल ऐसा जाएगा, ये गलत है। राहु वृषभ में रहेंगे, चूंकि वर्ष के प्रारंभ में रह रहे हैं इसलिए राहु का पूरा साल में प्रभाव ऐसा रहेगा, ये गलत है। क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, गोचर में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पर निर्भर करता है, न कि साल पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों पे मुझे लगा कि मैं प्रकाश डालूं। बहुत से दर्शक इसको देखते हैं, समझते हैं, तो इन बातों को आप समझ करके किसी तरह से ये बहुत भयभीत या बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष को एक संकेत के रूप में आपको लेना चाहिए। तो यह बेसिक चीज़ें मुझे लगा कि मैं इस पर जानकारी आपको दूं। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि इस वर्ष में किस प्रकार का प्रभाव लगभग पूरे वर्ष पर्यंत आपको किन चीज़ों की अधिकता और किन चीज़ों में कहीं कुछ कौन सा क्षेत्र ऐसा रहेगा जहां पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क वालों की बात करते हैं, जिनकी लग्न राशि कर्क है, उनके लिए 2022 किस प्रकार का संकेत दे रहा है, क्या है सारांश पूरे वर्ष के लिए, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैरियर की क्या स्थिति रहने वाली है। कैरियर और आर्थिक मामलों में किस प्रकार का यह वर्ष जो है वो संकेत दे रहा है। कैरियर को लेकर के अगर देखा जाए तो जो वर्ष का जो प्रारंभिक हिस्सा है, पहला जो क्वार्टर है, वो उसमें थोड़ी भाग्य रुकी सी है। उसमें कोई भी चीज़ तुरंत होगी नहीं, जल्दी उसमें रुकावटें महसूस आप करेंगे, प्रयास अधिक करना पड़ेगा, उम्मीद जितनी आप करते हैं उसके अनुसार परिणाम आपको नहीं मिलेंगे और हर काम में कुछ अवरोध जो है वो आप महसूस करेंगे, उसमें रुकावटों का अनुभव आप करेंगे। लेकिन जो अप्रैल के बाद का जो हिस्सा है, जो बाकी 3 क्वार्टर हैं, उसमें आपको आपके कामों में थोड़ी गति मिलेगी, उसमें उन्नति मिलेगी, भाग्य साथ देने लगेगी, रुके हुए कामों में वृद्धि होगी, आय जो है वो होती रहेगी, लेकिन असंतुष्टि का बोध है। मतलब एक होता है कि हम स्ट्रेस फ्री काम कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री मूवमेंट है हमारे कैरियर में, वैसी स्थिति यह वर्ष दिखा नहीं रहा है। इस वर्ष की अगर मैं पूरे वर्ष की बात करूं तो इनकम रहेगी। बाहर से जो लोग का काम थोड़ा सा सुदूर से है, कहीं दूर से कार्य व्यापार उन करते हैं, जैसे एक होता है कि एक जगह बैठ के हम पर्टिकुलर कोई काम करें, एक होता है कि नहीं हमारे पास जो आय का स्रोत है वो कई जगहों से है और दूर दूर से पैसे हमारे पास आ रहे हैं, या हम काम हमारा सप्लाई कहीं बाहर है, वैसे लोगों को थोड़ी राहत रहेगी। लेकिन स्मूथनेस नहीं रहने वाली है इस पूरे साल का अगर सारांश बता दूं तो
कुछ ना कुछ हर्डल महसूस करेंगे, असंतुष्टि महसूस करेंगे, बाधाएं महसूस करेंगे। और पहले क्वार्टर के बाद कुछ रुके हुए काम बनेंगे, आपके काम होने लगेंगे, लेकिन तनाव जो है वो पीछा इस वर्ष में नहीं छोड़ने वाला है। हर्डल्स जो है वो पीछा नहीं छोड़ेंगी, संतुष्टि उतनी नहीं होगी। और जब अप्रैल के बाद भी जो ग्रहों की स्थिति मैं देख रहा हूँ, तो उसमें नौकरी पेशा लोगों को कुछ परेशानी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके कार्यस्थल पर कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, और कुछ न कुछ कठिनाई जो है वो महसूस अपने कार्यस्थल पर वो करेंगे। तो नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़े से चुनौती अधिक रहेगी। व्यापार करने वालों के लिए मुझे लगता है कि जो आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से ज़रूर आपको कठिनाई होगी, लेकिन आपका जो रूटीन वर्क है, खुद के बल पर जो आप काम कर रहे हैं, उसमें अच्छी सफलता है और आय भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ी राहत का कुछ यह वर्ष है, लेकिन नौकरी पेशा वालों के लिए यह वर्ष तनाव भरा और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए जिनका शनि राहु का ही कॉम्बिनेशन अगर चल रहा हो, उनके लिए नौकरी वगैरह छूटने का आसार भी बनेंगे। और अगर अप्रैल के बाद नौकरी छूटती है तो उसका जल्दी मिलना कठिन होगा, तुरंत वो प्राप्त नहीं होगी, या अगर मिलती भी है तो फिर उस प्रकार की पद प्रतिष्ठा जैसा आप पहले रहे होंगे उस प्रकार की नहीं हो। तो कैरियर को लेके कर्क वालों को अगर मैं देखूं तो कोई बहुत अच्छा संकेत 2012 दे नहीं रहा है। बृहस्पति के मीन राशि में आने के बावजूद, जब भाग्य इस भाग्य स्थान पर होगा, लग्न पर दृष्टि उच्च जाएगी, पंचम भाव पर दृष्टि जाएगी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा और कुछ न कुछ कठिनाई जो है वो महसूस होगी। तो कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। कुछ लोगों को, जैसा मैंने कहा, कि नीचे भी उतरना पड़ सकता है अपने वर्तमान पोजीशन से, तो थोड़ा उधर सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं विवाह, प्रेम विवाह इत्यादि या वैवाहिक जीवन में किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है। वर्ष का जो प्रारंभिक हिस्सा है वो तो विवाह के लिए अनुकूल है, और विवाह करने के दृष्टिकोण से देखूं तो पूरा वर्ष ही अनुकूलता लिया हुआ है, कोई उसमें बहुत कठिनाई नहीं है। वर्ष के प्रारंभ में ज़्यादा अच्छा समय है, उसमें अगर उस दौरान विवाह होता है तो थोड़ी स्थिरता रहेगी, और वर्ष के दूसरे हिस्से में भी जो है वो बहुत कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है। तो विवाह के लिए ठीक है, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। हो सकता है कि प्रेम संबंध टूटें बहुत से लोगों को के लिए, वहाँ निराशा हो या किसी न किसी कारण से दूरी हो। उसमें जरूरी नहीं कि वाद विवाद हो सकता है कि बौद्धिक स्तर पर ही आप उसमें दूर हो जाएं, लेकिन दूरी होने के संकेत जो है वो बन रहे हैं इस वर्ष में। तो प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। विवाह और वैवाहिक स्थिरता के दृष्टिकोण से समय इस वर्ष में सहयोगी बना हुआ है। प्रारंभ में ज़्यादा अच्छा है पहले क्वार्टर में, उसके दूसरे क्वार्टर और के बाद का जो समय है वो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी नुकसान देने वाला नहीं है। उसमें अगर विवाह के जो लोग योग्य हैं वो विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। अब शिक्षा की बात किया जाए, शिक्षा के दृष्टिकोण से वर्ष का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत अनुकूल है। प्रारंभिक हिस्से में पहले क्वार्टर में कुछ न कुछ, पहले क्वार्टर या पहले हाफ तक अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मन विचलित रहेगा, एक से अधिक प्लानिंग करेंगे, संतुष्टि का अभाव रहेगा, कोई भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, शोध के कार्य में है, कहीं ऐसे काम में है जहाँ पे रिसर्च वर्क है, ऐसे काम या बड़े हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए सामान्य पढ़ाई ठीक रहेगी। लेकिन कहीं क्वालिफाई करना है, कहीं एग्ज़ाम देना है, कहीं आपको कंपटीशन में भाग लेना है, एक सामान्य अध्ययन करना और एक कहीं प्रतियोगिता में सफल होना, दोनों में अंतर होता है। तो जो लोग अध्ययनरत हैं पहले से, उनके लिए तो यह वर्ष का पहला हिस्सा हो चाहे दूसरा हिस्सा हो, पहला हिस्सा सामान्य जाएगा, दूसरा हिस्सा सफलता देने वाला होगा। लेकिन जो लोग किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कहीं कहीं कॉलेज का सिलेक्शन करना है, कहीं एडमिशन लेना है, एक तो शुरू में वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, उनको कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा, स्ट्रेस बहुत रहेगा और कई चीज़ें सोचेंगे, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। रियलिटी में आप कई बार क्या होता है कि हम लगभग 99% लोग अपनी एनालिसिस नहीं करते हैं, बस केवल चाहत होती है, ये मिल जाए मुझे तो वहाँ जाना है। लेकिन अपनी कैपेसिटी क्या है, अपने कदमों में कितनी जान है, अपने बुद्धि में कितनी जान है, इसकी एनालिसिस हम नहीं करते। तो कुछ उस प्रकार की स्थिति शुरू में रहेगी कि आप अपनी एनालिसिस नहीं करेंगे, इच्छाएं बहुत पालेंगे, जिस कारण कुछ मानसिक अशांति आपको मिल सकती है। और शुरुआत का जो पहला क्वार्टर है उसमें
प्रतियोगिता या सिलेक्शंस में जो है वो आपको कठिनाई महसूस होगी, या जैसी चाह रहे हैं आप जिस प्रकार की, उस प्रकार की सफलता आपको नहीं मिलेगी। वर्ष का जो बाकी 3 हिस्सा है वो आपके लिए योगकारी है, उसमें आपको कुछ सफलताएं मिलेंगी, उसमें जो आप जो कुछ इच्छा करेंगे उसकी प्राप्तियां होंगी। मन थोड़ा शांत होगा पहले क्वार्टर, शायद आप वास्तविकता जान जाएंगे, ये भी अगर मैं देखूं तो, कि वास्तविकता रियलिटी से आप रूबरू होंगे, और उसके बाद आप कदम बहुत सोच समझ कर उठाएंगे और फिर उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। तो जो बाकी के 3 क्वार्टर हैं अप्रैल के बाद के, उसमें शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है, उसमें अच्छी उन्नति का योग है, परफॉर्मेंस आपका बेहतर होगा, वास्तविकता के धरातल पर आप चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे, और हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा योग यह समय फिर आपके लिए बनाएगा। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से की स्थिति ये है। स्वास्थ्य की बात किया जाए, स्वास्थ्य को लेकर के न प्रारंभ अच्छा है और न उसके बाद का पूरा वर्ष अच्छा है, बल्कि अगर मैं देखूं तो जो दूसरा पहले क्वार्टर के बाद का हिस्सा है वो थोड़ा सा और नकारात्मक स्थिति को दर्शा रहा है। कर्क वाले जो अभी जो पीछे 2021 गया उसमें भी कर्क लग्न सबसे अधिक प्रभावित हुई है, और इस वर्ष में भी कर्क लग्न के ऊपर प्रभाव अधिक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेहत को लेकर के आपको अधिक सावधानी रखनी है, अधिक सावधानी बरतनी है। और अगर कहीं शनि की दशा अंतर्दशा में बुध का कोई योग बन रहा हो, शनि बुध और चंद्रमा का अगर कहीं योग बन रहा हो, शनि बुध केतु चंद्रमा का योग बन रहा हो, तो पूरे वर्ष पर्यंत आपको विशेष सावधानी रखनी है। हृदय रोगी हो, चाहे चेस्ट संबंधी कोई समस्या हो, चाहे पेट संबंधी समस्या हो, चोट चपेट, कमर के नीचे के हिस्से में चोट चपेट, फ्रैक्चर इत्यादि के का योग भी यह वर्ष काफ़ी प्रमुखता से बना रहा है। अगर कर्क लग्न है और राशि भी कुंभ हो गई या मकर राशि हो गई तो परेशानी और अधिक जो है वो बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा सावधान सेहत को लेकर के रहना है। स्वास्थ्य के मामले में समय बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, और जो लोग बिल्कुल फिट हैं, कि दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे ग्रह की चल रही है, जन्म कुंडली में भी उस ग्रह की स्थिति अच्छी है, उन्हें भी सावधान रहना है, उनको भी लापरवाही नहीं करनी है। कहीं छोटी छोटी समस्या भी हो तो आप बिल्कुल जो है वो उसको इग्नोर ना करें। और समय भी थोड़ा संक्रमण काल लगातार चल रहा है, विमुक्त नहीं हुए हैं लोग। तो कर्क लग्न वाले थोड़े प्रोन दिखाई दे रहे हैं इस वर्ष में। 21 में भी सबसे ज़्यादा उन्हीं पर, क्योंकि 21 की तो मेरे पास बहुत सी कुंडलियाँ भी आईं, बहुत से लोग कर्क के थे जिनको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से उनको जूझना पड़ा। और इस वर्ष भी कोई बहुत अच्छा संकेत जो है सितारे नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा आपको सावधान स्वास्थ्य को लेकर के आपको रहना है, अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना है, और छोटी छोटी भी समस्या हो तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इस बात को आप पूरे साल के लिए कहीं गांठ बांध लें या कहीं दीवार पे लगा लें। कई बार हो गया होता है, छोटा मोटा सर्दी जुकाम में हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है, हम इग्नोर करते हैं 5 दिन 7 दिन, उसके बाद पता चलता है कि चीज़ जो है कुछ का कुछ हो गई और कुछ हाथ में रहा नहीं। तो ऐसी स्थिति आपको नहीं आने देनी है। आप हमेशा छोटी भी बात हो भयभीत नहीं होना है, सावधानी रखनी है। तो आप सावधानी रखेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। कुछ अन्य बातों पर चर्चा कर लिया जाए। अन्य बातों के दृष्टिकोण से देखूं तो संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए संघर्ष के साथ सफलता का योग है, सफलता का योग बन रहा है, शुभता बनी हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत कठिनाई जरूर होगी। क्योंकि जब पंचम भाव आपके शुभ प्रभाव में होगा तो उस समय कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होगा, और शुरू में जो है वो अशुभ प्रभाव है। तो पहले क्वार्टर के बाद संतान के लिए सफलता का योग बन रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत कठिनाई, थोड़ी बहुत परेशानी आपको महसूस होगी। हालांकि सफलता मिले इसके संकेत काफ़ी अच्छे हैं संतान प्राप्ति के जो दंपति इच्छुक हैं उनके लिए। दूसरी बात यह है कि दूर से कहीं जो है वो कार्य व्यापार अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा और दूसरों को आप खूब मदद करेंगे, तो ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। भावनात्मक रूप से आप जो है वो थोड़े समर्थ होंगे, और अच्छे अच्छे दिलो दिमाग से आप जो है इस वर्ष आपके हाथ से कुछ न कुछ अच्छा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक बड़े वाहन और बड़े भूमि भवन का भी योग यह वर्ष आपके लिए दिखा रहा है, तो उस मामले में भी कुछ अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। शुभता दिखाई दे रही है कि आप कोई बड़ा वाहन लें, कोई बड़ा मकान लें, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। आय, जैसा मैंने आय के बारे में चर्चा कर चुका हूं पहले ही, तो कुल मिलाकर के इस वर्ष का सारांश यही रहना है। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है पहले बता चुका हूं कि एक तो
कार्यस्थल पर बहुत सावधान रहिए जो नौकरी पेशा लोग हैं, और वहाँ अपने से कम कोशिश, क्योंकि अपना कर्म ही अपने हाथ में होता है, तो आपको प्रयास करना है कि अपनी तरफ से कोई हम सिचुएशन पैदा ना करें और हम अपनी तरफ से कोई बहुत जंप लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह वर्ष थोड़ा संवेदनशील बन रहा है नौकरी को लेकर के। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहना है, तो उस पर मैं आपको बता चुका हूँ। उपचार के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ तो जिन लोगों के लिए एक तो खान पान पे देखिए, कई बार मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है ज्योतिष जो है वो क्या है, ज्योतिष ग्रहों के बारे में चर्चा करता है। ग्रहों का प्रभाव हर चीज़ पर है। प्रभाव का मतलब कोई ग्रह भूत प्रेत नहीं है, एनर्जी है, ऊर्जा है। आप जैसे गेहूं का आटा खाते हैं, उससे आपको किसी प्रकार की अन्य प्रकार की एनर्जी मिलती है, चावल खाते हैं किसी और प्रकार की एनर्जी मिलती है। ये आपको आयुर्वेद और डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि दाल में आप खाएंगे तो किस प्रकार की मिलेगी, चावल खाएंगे तो क्या मिलेगा, गेहूँ खाएंगे तो क्या मिलेगा। उसी प्रकार तो ग्रहों का प्रभाव हर प्रकार का है, उसी तरह से प्रभाव देता है। अब मीठा अधिक आप खाएंगे तो बृहस्पति से संबंधित जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, तो मोटापा बढ़ेगा, थायराइड की प्रॉब्लम आएगी, ओबेसिटी, लीवर से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी। किसी को भी जो है वो शुगर की प्रॉब्लम हो, आप देख लीजिए उसका बृहस्पति ठीक नहीं होगा। अब 80% लोग हैं तो 80% पर मानिए कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी दशा अंतर्दशा में शुरू हुआ होगा, या कहीं लग्न से, अष्टम से, सप्तम से, छठे भाव से संबंध बना रहा है। तो जो है अगर बाई बर्थ है तो बहुत से देखेंगे बहुत कम उम्र में लोगों को जो है वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब उसकी एनर्जी को कंट्रोल करना है, तो उसी प्रकार से खान पान पर एक तो नियंत्रण रखना है, क्योंकि शनि का प्रभाव बहुत तगड़ा रहने वाला है इस वर्ष में। बृहस्पति का प्रभाव शुरू में, उनसे संबंधित भी एनर्जी, यानी खट्टा मीठा कोई भी चीज़ एक्सेस मात्रा में लेनी ही नहीं है। दवा, भोजन भी तो दवा की तरह अगर लिया जाए तो फ़ायदा करता है, अधिक लिया जाए तो नुकसान करेगा, तो उस पर सावधानी आपको रखनी है। भगवान शिव की पूजा, वैसे भी कर्क लग्न चंद्रमा से प्रभावित है, शिव की पूजा सर्वोत्तम है आपके लिए, और वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छी रहने वाली है। तो थोड़ा रुद्राभिषेक वगैरह आप कराएं, कुछ भी नहीं है तो कुशोदक से कुशा और जो है जल लेकर के आप अभिषेक करा सकते हैं। कहीं भी भगवान शिव की पूजा घर में, मंदिर में, कहीं भी की जा सकती है, नदी के किनारे, जहाँ इच्छा हो, क्योंकि कहीं भी आह्वान भगवान शिव का किया जा सकता है। तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं, अगर कोई किसी से करवाना नहीं है प्रोफेशनली तो आप खुद ही थोड़ा सा जल अर्पित करके थोड़ी देर बैठ करके भगवान शिव का ध्यान कर लें। रुद्राक्ष की माला अगर पहनने वाले हो, उस पर अगर रुद्र गायत्री या महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप करके गले में धारण करें। ये सब चीज़ें क्या हैं कि आपको बड़ी समस्या से सुरक्षित रखती हैं, बड़ी समस्या जल्दी आने नहीं देती हैं। और साथ ही साथ शनि संबंधी दान, शनि देव की समय समय पर अगर हर शनिवार को ना कर सके तो कम से कम महीने में एक बार जा करके उनका तैलाभिषेक जरूर करा दीजिए, या अमावस्या को जरूर करा दिया करिए। अमावस्या का दिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम पहले से चल रही हो वो शनि और महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी शुरू में ही करा सकते हैं, और अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक कराएं, उससे बहुत राहत आपको मिलेगी। तो यह था 2022 का राशिफल सारांश स्वरूप। पूरे वर्ष पर्यंत मुलाकातें आप लोगों से होती रहेंगी, साप्ताहिक और मासिक राशिफल या गोचर इत्यादि अलग अलग विषयों पर समय समय पर। आपका आने वाला समय शुभ हो और भगवान शिव की कृपा बनी रहे, ताकि सुख और दुख समान भाव से आप उसको ले सकें और आगे बढ़ते रहें। घर परिवार में खुशियां हों और यह जो वर्ष है यह खूब ढेर सारी उन्नति देने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।